अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और वेस्टर्न फ़िलासफ़र के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है थॉमस होब्स। इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखें हम थोड़ा सा, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये ममज़ूरी एक शहर था, लंदन का ये शहर था जिसमें ये 1588 में पैदा हुए। उसके बाद एट द एज ऑफ 4 ना इसके अबू किसी कॉन्स्पिरेसी में वहाँ पे शामिल हो गए थे। उस वजह से ना ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ना चले गए थे। ये 3 बहन भाई थे। तो एट द एज ऑफ 4 ये जिसके पास होप्स के पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी अपनी फैमिली संभालने की ना। फिर इसने 1603 में ना इसने एडमिशन लिया था ऑक्सफोर्ड में, और तब इसकी उम्र थी 15 साल। फिर वहाँ से इसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 19 साल की उम्र में। ये बहुत ही माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल फ़िलासफ़र था, और इसने इसलिए ना बहुत ही कम उम्र में इसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। फिर जी इसने एज अ ट्यूटर भी काम किया, और जब इसने टीचिंग के दौरान ही ना इसका जो इंटरेस्ट है ना, वो एक सब्जेक्ट था जियोमेट्री, उसमें इसका ये ना इंटरेस्ट पैदा हो गया, और जिसके ज़रिए आहिस्ता 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 ना इसने ये साइंस का सब्जेक्ट था, तो इसकी जो अप्रोच है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना साइंस की तरफ इसकी ना वो इंटरेस्ट पैदा होने लग गया। तो जिसने साइंस की तरफ जब इसका इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो उसने इसको पॉलिटिकल जो थॉट है ना, इसकी साइंटिफिक पॉलिटिकल थॉट को राइज दिया। तो इसने इसका जो कीन इंटरेस्ट है ना वो मैथमेटिक्स में भी बहुत था। ये कहता था कि जो मैथमेटिक्स के थ्रू ना हम जिस तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, इसी तरह हम अपनी जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी मेथड के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ना। फिर जी अपनी तालीम हासिल करने के बाद इसने यूरोप का भी ट्रैवल किया 1610 में। ये जितनी भी इसकी लाइफ का दौरानिया था ना, वो बेसिकली अनरेस्ट का दौरानिया था। वहाँ पे एक यूरोप में ना उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी। एक स्पेनिश कहते हैं ना शिप जो था, वो उसके चांसेस थे कि वो उसने यूरोप पे अटैक करना। तो ये सारा ना एक वो बहुत ज़्यादा वॉर का वहाँ पे उस वक्त सिनेरियो चल रहा था। होप जो था ना वो फेमस हुआ था एट द एज ऑफ 60 के बाद, बल्कि वो फेमस हुआ था। इसकी जो भी राइटिंग्स वगैरह ना वो आफ्टर द एज ऑफ 60 हुई थी सारा कुछ ना। अच्छा, होब्स और जो एक और वेस्टर्न फिलोसफर है जॉन लॉक, ठीक है, और एक और है रोसो, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में ना डिफरेंस आ जाता है। इन तीनों ने ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे के बारे में बताया है, और इन तीनों की जो थ्योरीज थी ना वो बेसिस बनी थी डेमोक्रेसी की। अपने अपने इन्होंने पॉइंट्स दिए थे, लेकिन इनके पॉइंट्स डिफरेंट थे बिल्कुल ही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मॉडर्निज्म हुआ, तो ना ये डेमोक्रेसी को ना इन्होंने वो बेस उसकी फॉर्म की। तो ये जो होब्स और जो लॉक था ना, इन दोनों तो खास कर ये दोनों का इन दोनों का जो लाइफ स्पैन था ना वो एक ही टाइम का था। मतलब जो लाइफ स्पैन होब्स का था ना, वही लाइफ स्पैन इसका था। एक ही टाइम था, लेकिन इनके ख़यालात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि इनके ख़यालात क्यों मुख्तलिफ थे। आगे बढ़ते हैं। तो होब्स की फ़ेमस बुक में कुछ फ़ेमस बुक्स में से 3 फ़ेमस बुक्स है, जिसमें से पहले नंबर पे आती है डिसाइव डी कॉर्पोरे और लेविएंथम, जो इसने 1651 में दी थी। लेविएंथम इसकी जो थी वो फेमस बुक थी, और लेविएंथम को ना सी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें इतनी मतलब इसने इसने ना इस जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फेवर किया था ना वो मोनार्क थी। तो लेवी एंथम में इसने बताया था कि जो आदमी है ना वो एक सेल्फिश इंसान है, वो खुद गर्ज इंसान है। तो हम जो है ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते एक स्टेट को चलाने के लिए। तो एक स्टेट को चलाने के लिए ना वहाँ पे मोनार्क होना ही ज़रूरी है, वहाँ पे बादशाहत होने ज़रूरी है। तो इसलिए ना इसने लेवियंथम में यही बताया था कि किंग को कैसा होना चाहिए या कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लोग जो है ना अपनी खुदगर्जी के तहत ना स्टेट को तबाह ना कर दें। वो जो किंग है ना वहाँ पे, जो बादशाह है वहाँ पे, वो उन लोगों को कंट्रोल करना जानता, वो अपनी पावर से लोगों को रूल करना जानता हो। तो ये सब कुछ इसने अपनी बुक लेवियंथन में बताया था। फिर जी इसकी ये 3 थ्योरीज थी। ये जॉन लॉक की भी ये 3 थ्योरीज उसने इसके बारे में बताया था, और रोसो की भी ये 3 थ्योरीज हैं। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि क्या क्या इनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे उस लिहाज से ना।
तो स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो इसमें हॉब्स ने हमें बताया कि जो स्टेट ऑफ नेचर है ना वो इंसान की साइकोलॉजी पे बेस करती है, और इंसान जो है ना वो बाय नेचर जो है ना वो सेल्फिश है। इसके मुताबिक ना इंसान जिस चीज़ की को लाइक करता है, जिस चीज़ की वो डिज़ायर करता है, उसमें वो अपना पीस ढूंढता है। इंसान के लिए असल पीस वही है जो जिस चीज़ की उसने ख्वाहिश की और वो चीज़ उसको हासिल करने में लगा रहा और वो चीज़ उसको मिल गई। और जिस चीज़ को इंसान अनलाइक करता है तो उसको वो अवॉइड करता है, वो उसकी डिज़ायर नहीं बनती। और अगर वो चीज़ एक चीज़ को अनलाइक करता है, वो उसके साथ हो रही है, तो वो उसमें अपना पीस नहीं ढूंढता, उसमें अपनी सिक्योरिटी नहीं ढूंढता। वो इंसान जो है ना पीस और अपनी जो सिक्योरिटी है, दो अल्फाज इसने लाजमी यूज़ किए हुए अपनी हर जगह थ्योरी में, कि ये पीस और सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए इंसान कोशिश में लगा रहता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी खुदगर्जी बढ़ाई हुई है। इस वजह से इन्होंने इंसान के अंदर ना अपनी एक कोई इनर फोर्स होती है जो उसको ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट को अचीव करने में उसको लगाए रखती है। और जो इंसान है ना वो अपनी लाइकिंग की तरफ जो है ना वो पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, और अपनी अनलाइकिंग की तरफ जो वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है। तो किसी इंसान की एक माशरे में रह रहे हो तो किसी की कोई ख्वाहिश होती है, किसी की कोई ख्वाहिश होती है, जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है वो दूसरे की नहीं होती, जो दूसरे की होती है वो पहले की नहीं होती। तो इसलिए ना ये अपनी खुदगर्जी में रहते हैं कि हमें हमारी ख्वाहिश से गर्ज है वो हमें मिल जाए, हमारे प्रॉफिट मिल जाए, अपने पर्सनल गेंस में ये लगे रहते हैं। तो इस सब को पर्सनल गेंस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये आपस में इनकी लड़ाई ना हो, आपस में एक दूसरे को ना मार दें, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना तो हॉब्स ने सजेस्ट किया कि ना वहाँ पे एक मोनार्क हुकूमत होनी चाहिए, एक बादशाहत की हुकूमत होनी चाहिए जो इस चीज़ को कंट्रोल करे, जो एक कह सकते हैं कि डंडे के ज़ोर पे ना हुकूमत चलाए, जो अपना रूल बनाए। नेक्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इसने बताया कि जो वीक और पुअर है ना एक स्टेट में, वो उसको चाहिए कि वो अपने जो रूलर है, जो किंग है, उसको उसकी जो भी वो रूल करे, जो भी वो लॉज बना रहा है, उसको वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि वहाँ जो रूलर है ना वो हमेशा पावरफुल होगा। उस स्टेट के जो लोग हैं ना वो अपने रूलर के अगेंस्ट ना जाएं, वो अपने रूलर के अगेंस्ट जो उसने लॉज बनाए हैं उसको वॉयलेट ना करें। इसके बाद थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में इसने बताया कि जो वहाँ का रूलर होगा ना उसकी जो पावर है वो इनडिवाइजेबल होगी, वो उसका एक ही वहाँ पे हुक्मरान होगा और उसकी ही पावर पूरी स्टेट पे होगी। ठीक है, इसके बाद वहाँ पे एक लॉ जस्टिस होगा, वो भी अकॉर्डिंग टू किंग होगा, किंग जैसे चाहेगा वो वैसे वहाँ पे अपनी लॉ बनाएगा और लोगों को वहाँ पे फॉलो करना होगा। और कोई भी उसकी स्टेट में कोई भी आदमी किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेगा। जितने भी लॉज हैं, जितने भी लेजिस्लेशन है उस स्टेट के, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जितने भी टैक्सेस इम्पोज करने की पावर है, जितने भी और किस्म की पावर्स हैं, एजेंट्स को अपॉइंट करने की पावर है या मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, ये सब कुछ जाएगा किंग के पास। ये सारी अथॉरिटी जाएगी किंग के पास, और सब लोगों को उस किंग को रूल को फॉलो करना होगा। तो ये जी थ्योरी थी हॉब्स की, जिसमें स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में और सॉवरेनिटी के बारे में। इसने मोनार्क सिस्टम डिफ़ाइन किया था कि उसके फेवर में बात की थी, और अथॉरिटेरियन जो रूल होता है उसके बारे में बात की थी। और इसने इंसान को कहा था कि ये एक सेल्फिश इंसान है, नेचर है इसकी, और ये सिर्फ अपने पर्सनल गेंस के लिए काम करता है, और एक बाय नेचर ही ये जो है ना एक स्टेट ऑफ वॉर में रहता है। ठीक है, तो एक स्टेट को चलाने के लिए वहाँ पे किंग का होना ज़रूरी है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।